ऑल राइट, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिन 5 पॉइंट पे हमें बात करनी है, क्या आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि लास्ट पॉइंट कल हमने क्या एड्रेस किया था कम्युनिकेशन आर्ट पर? वीरेंद्र जी बताना चाहते हैं। यस वीरेंद्र जी प्लीज। यस यू कैन। परिवेश, एटमॉस्फेयर। और कोई आंसर? हाँ अमित जी। परिवेश और टेम्पो ऑफ ऑडियंस। ऑल राइट, जो लास्ट पॉइंट था वो वही था। ऑडियंस की नब्ज हमें हमेशा पता करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवेश ठीक उसके पहले का पॉइंट था। ऑल राइट, आज अनम्यूट का बटन किसके पास है ताकि मैं उसी को एड्रेस कर सकूं? मेरे पास है, यश। यश। ऑल राइट, ठीक है, तो हम पहले शुरू कर देते हैं आज का हमारा सेशन। तो जो आज हम पर अगला पॉइंट एड्रेस करने वाले हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन ट्री का स्टैम्प है, तना है, उसकी बैकबोन है, वो है इंटरेस्टिंग डिलीवर, रोचक। आपका भाषण ऐसा होना चाहिए, चाहे आप किस विषय पर बोल रहे हो, लेकिन उसमें एक इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है वो हमेशा प्रोमिनेंट रहना चाहिए। आपकी बातचीत हो या आपकी स्पीच हो, दोनों बोर नहीं होनी चाहिए, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आदमी को ऐसे लगे कि आप रिपीटेटिव उन्हीं बातों को बोल रहे हैं, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि जो जरूरी बातें आपको बोलनी है वो ही आप ना बोल पाए। तो आपको ये बैलेंस बनाना है कि आपकी स्पीच थ्रू आउट कैसे इंटरेस्टिंग बनी रहे, लोगों का उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो बहुत रिलेवेंट बातें हैं इस वक्त की, देश और दुनिया की, हमारे लाइफ की, एजुकेशन सिस्टम की, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर की, हमारे सोशल फैब्रिक की, इन सब बातों का हल्का फुल्का पुट होना चाहिए। मौसम की, बहुत तेज गर्मी है, बहुत बारिश हो रही है, ठंड के दिन हैं, आपको अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऋतुओं के बारे में बात करनी चाहिए बीच भाषण में। जैसे कि मान लीजिए इस वक्त समर चल रहा है, और समर में बहुत कॉमनली पूरे देश में एक पेड़ होता है जो सबसे ज्यादा फ्लावरिंग लिए हुए होता है। क्या आप में से कोई बताएगा वो कौन सा पेड़ होता है? हाँ सिद्धार्थ बताना चाह रहे हैं। गुलमोहर एंड अमलतास। है जी, गुलमोहर एंड अमलतास। वाह क्या बात है, वेरी गुड। गुलमोहर इस वक्त इस सीजन में खास तौर से 2 महीनों के लिए अपने सारे पत्ते छोड़कर पूरा पेड़ लाल फूलों से भर जाता है, और अमलतास में बिल्कुल शैंडिलियर जैसे पीले पीले फूलों के गुच्छे लटक कर आ जाते हैं। और ये पेड़ बहुत कॉमनली पूरी इंडिया में पाया जाता है। आप जहां बोल रहे हैं वहां कोई और पेड़ हो सकता है, आप उसका होमवर्क करें। अगर बाहर आप बोलने जा रहे हैं, या आपके कलकत्ता में कोई और पेड़ हो सकता है जो इस वक्त इस मौसम में बड़ा खुशगवार दिख रहा है, या अपने पत्ते छोड़ रहा है, या पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिर रहे हैं जमीन पर, ऐसे मौसम की बातें, ये सारी बातों का थोड़ा थोड़ा पुट आपकी स्पीच में होना चाहिए। इट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग, मोर लाइव, क्योंकि जो चीजें हमारे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई होती है, जब हम उनकी बातें करते हैं तो हमारी जो स्पीच है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। हम बहुत बार ऐसे सब्जेक्ट पे बोलते हैं जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट की गुंजाइश नहीं होती, तो लेकिन ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें जो चारों तरफ चल रही है उसका एलिमेंट हमको उसमें लाना चाहिए,
वो हमारे स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाता है। किसी भी लेवल पर आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है, जो इसका पिछला पॉइंट था, कि आपको अपने ऑडियंस की नब्ज हमेशा पता होनी चाहिए। आपको ये देखते रहना चाहिए कि लोग कहीं आपकी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो बोर हो रहे हैं तो आपको इस तरह के जो एलिमेंट हैं, इंटरेस्ट पैदा करने वाले थोड़े, उनको तुरंत ऐड कर देना चाहिए। ये स्पाइसेस का काम करते हैं। जो आपका टेस्ट होता है फूड का, वो आपके मसालों से कितना इन्हेंस हो जाता है ना, वैसे ही ये बातें भी आपके स्पीच को रोचक बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है, टेस्टी बना देती है, जायकेदार बन जाती है आपकी स्पीच, और उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप अपनी बात को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए हमेशा उसके रिलेवेंट कोई उदाहरण बताएं, कोई किस्सा बताएं, कोई लाइफ स्टोरी बताएं। वो 2 मिनट की हो सकती है, बट उससे आपका सब्जेक्ट और आपकी बात और आपका जो थॉट है वो और ज्यादा बहुत शॉर्ट एफर्ट से वाइड ओपन हो जाता है, आपका परसेप्शन। तो आपको ऐसे छोटे छोटे किस्से, कहानियां, छोटी स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज, आप राजा महाराजाओं के जमाने के बहुत कहानियां सुनाने के बजाय आज के टाइम की कहानियां सुनाने की कोशिश करिए, तो लोग उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। हम अक्सर बहुत ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ किताबों में हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, तो उस कहानी से आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए आप आज के दौर की भी कहानियां सुनाइए। आज के दौर में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो जिंदगी की सारी सीमाओं से बहुत ऊपर जाकर काम कर रहा है। तो ऐसी चीजों को आप, अगर जैसे हम बात कर रहे थे, आप लगातार रीडिंग करें, चारों तरफ जो चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहें, तो आपके पास ऐसी तमाम चीजें होंगी जिनका आप इस्तेमाल अपनी स्पीच में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में, अपनी मीटिंग्स में कर सकते हैं। ये आपके स्पीच को क्रिस्प भी बनाता है। एक छोटी सी लाइफ स्टोरी आपकी पूरी बात को बहुत इजीली सामने वाले के ब्रेन में प्लांट कर सकती है, आपके थॉट को। तो इसलिए आपके पास ऐसे किस्से, कहानियां, लिविंग एग्जांपल्स ये होने बहुत जरूरी है। वो आपके स्पीच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहां तक आते आते हमने कंप्लीट कर दिया हमारी स्पीच का जो लिप्स और उसकी स्टैंप है उसको। Before I start the final session, concluding session, flowers and fruits of your speech. कल जो वोट ऑफ थैंक्स दे रहे थे मोहित जी, आज वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। आर यू देयर मोहित पांठिया? ओके, वो नहीं है शायद, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग बहुत एक्टिवली पिछले 3 दिनों से, हाँ मोहित हैं, यस 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 यस, ही इज हियर। प्लीज अनम्यूट करें अमित उनको, और वो बेहतरीन कुछ खा भी रहे हैं। वो पहले अनम्यूट होते ही बताइएगा क्या खा रहे हैं आप। मोहित बांटिया को अनम्यूट करें अमित। हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र साहब। जय जी ने बोलिए। आड़ू आड़ू लगा के बस फ्री हुआ था, बेसन की पूरी खाई थी। क्या क्या फिर से बोलिए। आड़ू आड़ू लगा के फ्री हुआ था अभी, बस थोड़ा लेट हो गया आज। अरे कोई बात नहीं, आज आपने वो वैसे ही किया जैसे आप कल कह रहे थे। आज मैंने कौवे से बात की। हाय हाय, क्या बात है। वो क्या कहा वो ब्रेड खा रहा था, तो मैंने हाँ, उसको बोला अच्छे से खा ले बेटा। हाँ, तो उसने आपकी सुबह सुबह आपकी याद आई मुझे। हाँ मुझे भी आई, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रहा था स्क्रीन पर। ठीक है, तो अच्छा, वो डर के उड़ा नहीं है, वो बैठ के खा रहा था आराम से। अरे मोहित जी, वो बैठकर, वो तो कौवा था, बहुत समझदार है। क्योंकि आप देखे होंगे हमारे जिंदगी के बहुत सारे चीजों में कौवा बहुत ही पावरफुल प्ले करता है। जैसे पहले तो कौवा आके कहता था कुछ, तो हम कहते थे मेहमान आने वाला है। और जो लोग हमारे से दूर चले गए हैं
उन तक उनकी पसंद की चीजें पहुंचाने के लिए भी हम लोग कौवे का इस्तेमाल करते थे श्राद्ध के दिनों में और जाकर छत पे आवाज लगाते थे और कौवा आता था और हमारे लव वंस जो हमसे जुदा हो गए उन तक वो फूड पहुंचाता था। तो कौवा तो बड़ा है। आप अगर बात करने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ देवी और सज्जनों, तो आपके रास्ते में पड़ने वाले पेड़ अगर आप रोज अपने घर से ऑफिस जाते वक्त उनकी तरफ प्यार से देखेंगे, उन्हें कहेंगे चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, आप मेरा यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद आपकी उनसे ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि आप अगर कहना भूल जाएंगे, आप गाड़ी चला रहे होंगे या आप हड़बड़ी में टैक्सी पकड़ने के पीछे जा रहे होंगे, अचानक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका ध्यान खट से उस तरफ जाएगा क्योंकि तब वो आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा होगा और आप उसको भूल रहे होंगे। ये जैन हमारे दर्शन ने बहुत पहले हमको ये बात बताई कि ये जो पूरा एकेंद्री से लेके संगी बचेंद्री तक जो पूरे लोग हैं वो पूरे उतने ही लिविंग हैं जितने कि हम और आप हैं। बस सवाल होता है, और महावीर इस जमीन पर पृथ्वी के पूरे हिस्ट्री में, पूरी तारीख में पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इतनी सूक्ष्मता से उन तक पहुंचने की कोशिश की, हवा तक, पानी तक, अग्नि तक, इस पूरे वनस्पति जगत तक। इसके पहले जितनी भी फिलॉसफी हुई उसने आदमी को तो बहुत गहरे तक समझा और छुआ, लेकिन समग्र पृथ्वी के एक एक कण कण तक अगर चेतना को पहुंचाने की बात की तो वो महावीर इस पृथ्वी पर पहले हुए थे। और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास उनकी फिलॉसफी है। सवाल ये है कि हम उसे कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और कितना जीते हैं, ये अगेन हम पर है। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं लास्ट 3 आइटम जो फ्रूट और फ्लावर्स हैं हमारे स्पीच के, उसमें जाने से पहले जो लोग बहुत एक्टिवली पार्ट ले रहे थे लास्ट 3 दिनों में, मैं चाहता हूं 3-4 लोगों को एक साथ अनम्यूट कर दें। अमित जी, एक तो आप अपने आप को करिए, मनोज, हमारे छोटे भाई मनोज डागा को अनम्यूट करिए, उनका ध्यान कहीं और है लगता है। मोहित को अनम्यूट करिए, ये भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारे सुरेंद्र भाई को अनम्यूट करें और ये त्रिशला को अनम्यूट करें। आप बहुत ही स्माइलिंग के साथ बहुत लगातार रेस्पॉन्स देते हुए हमको यहाँ से एनर्जी दे रही थी बोलने के लिए लगातार, वेरी अप्रिशिएबल। कपिल को अनम्यूट करें, हमारे युवा संघ के शायद सेक्रेटरी हैं। जी सेक्रेटरी। ऑल राइट। तो अब आप में से जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया है उनमें से एक एक आदमी अपनी हैंड को राइज करेगा और जो हम 2 दिनों में ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो उस पर 1-1.5 मिनट बोलेगा। ये एक एक्सटेम्पोर प्रैक्टिस है आपके लिए स्पीच देने के लिए, ठीक है? चलिए, जो पहले हाथ उठाएगा वो पहले बोलेगा। शुरू करते हैं। मोहित। टॉपिक पे बोलना है कि जैसे 2 दिन की उस पे बोलना है कि मेरे में क्या चेंजेस आए उस पे? जो आपका दिल करे जी, जो आपका दिल करे उस पे बोलिए। अच्छा, सभी को सादर जय जितेंद्र। पिछले 2 दिनों से जो कम्युनिकेशन वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ मुकीम भाई साहब का, उससे मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक पहुंच चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि कौवा से बात की मैंने आज, और कल हमारी बिल्डिंग में एक कमिटी की मीटिंग, तो वेबिनार से सीखा, वो अप्लाई किया, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से दैट मैंने इतने पॉजिटिवली कम्युनिकेट किया और प्रॉपर कम्युनिकेट किया। मैं अपनी बिल्डिंग की एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ, तो पिछले 5 सालों से जिस बंदे ने अपना मेंटेनेंस रोक के रखा था वो अग्री कर गया है कि वो मेंटेनेंस नेक्स्ट वीक से रेगुलराइज कर देगा। तो ऑल राइट। ये तब हुआ जब मैंने उनसे कम्युनिकेट किया और मैंने पहले उनकी पूरी बात सुनी। वो 15-20 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते गए और हम उनकी बात सुनते गए। बीच में किसी ने टोका तो मैंने उनको टोका कि उनको मत टोकिए, उनको बोलने दीजिए, आप सुनिए।
तो ये चीज बहुत अच्छी मैं सीख चुका हूँ कि बहुत जरूरी है कि सामने वाले के मन में क्या बात है वो सुनना, उसके बाद यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड यू कैन understand the problem properly and then you can solve the problems. So that communication is a very important tool in your life also, not only on the stage but in the stage of the entire life as well. Communication is very very important and ये भी बहुत समझ में आया कि ये डेली आप improve कर सकते हैं. So it is not one time learning, it is an everyday constant change, constant improvement. थैंक यू, वाह बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत अच्छे से आपने बताया और उसको जी कर भी दिखाया, ये बहुत अच्छा है हम सब बाकी लोगों के लिए सीखने जैसा। थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट सुरेन भाई साहब। यस बोलिए। जय हिंद सर। बात है कम्युनिकेशन के ऊपर में बहुत सारी चीजें आपने बताई वो हम सीखे हैं। अलग अलग वातावरण में अलग अलग कैसे कहा जाता है वो भी सीखे। अपने बुजुर्गों से और बच्चों से किस तरह से बात किया जाता है। आपने तो मैंने इतना भी कह दिया कि पेड़ पौधे पक्षी पशु जो कि मुख्य प्राणी हैं उनसे भी कैसे वार्तालाप किया जाए, ये भी एक कला बताई आपने कि वो भी बोलते हैं, हिलते डुलते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं भलाई मुख हो। तो हम उनसे आपसे ये प्रेरणा लेकर के ये भी सीखें कि प्रकृति के वातावरण में जा करके भी किस तरह से उनसे संवाद करें। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया था पेड़ पौधों से बातचीत करने का, तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और आपने ये बताया थी किस किस वातावरण में कैसे किया जाए, अपने माता पिता के साथ या अपने बुजुर्ग अपने से एल्डर है उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, अपने बच्चों से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और साथ साथ हम उम्र वाले लोगों से जैसे अपने आप को वातावरण में ढाल करके उनके साथ कम्युनिकेट करने की कला आपने बहुत सुंदर तरीके से बताई है। अपने आप को जा करके उसमें माहौल में ढाल लें और फिर उसी उतर करके, यूं तो लोग जैसे आपने कहा था कपिल जी या मिमिक्री करते हैं या किसी का किसी नेचर और है, वो सभी कम्युनिकेशन में आते हैं। ये लोग इशारे से खाली कम्युनिकेट कर देते हैं, हाथ हिला करके या मुंह से मुस्कुरा करके हंस करके। तो ये भी एक कम्युनिकेशन की कला। आपने बहुत सारी बातें बताई है जो कि हमारे जीवन में सीखने लायक है, जो उतार करके प्रैक्टिकल जीवन बता रहे हैं। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको कि आपने बीच बीच में बातें कही, अच्छी बातें बताई। थैंक यू सुरेश जी। नेक्स्ट मनोज भाई बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जी। हालांकि मैंने पहले दिन तो क्लास थोड़ी आधे अधूरे तरीके से अटेंड करी थी, मगर कल जब मैंने पूरा क्लास को अटेंड किया था और बहुत अच्छे तरीके से अटेंड की थी, तो उसके अंदर जैसे बहुत सारे पॉइंट्स थे। जैसे सबसे पहला पॉइंट था कि मैं जब भी कहीं पे बोलता था तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हड़बड़ाहट रहती थी। और मेरे को जैसे पहले भी बहुत बार राजेंद्र जी और ने बहुत टोका था कि थोड़ा स्लो पॉज दे दे के बोलने का। तो ये चीज आपसे भी कल कंफर्म भी हुई। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तो, हालांकि जैसे आप बोलते हैं पहली बार क्लास 6 में मेरे को स्कूल में जब पोएम पढ़ने के लिए बोला गया था, तो उस दिन मेरे को ध्यान था कि नीचे भूकंप चल रहा था और ऊपर मैं पोएम रिसाइटल कर रहा था। मगर कैसे भी करके ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डेवलप होना है, जो आपने भी बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, तो ये जरूर फायदा है कि अपन कहीं पे भी कुछ भी बोल पाते हैं और बोलने में फिर वो घबराहट जो है खत्म हो जाती है। तो ये जो चीजें आपने पॉइंट्स भी बताई और उसमें काफी पॉइंट्स मेरे को भी लग रहा है कि फ्यूचर में भी हम लोगों को इसमें यूज आना है, चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, और चूंकि सोशल लाइफ में भी है तो ये चीजें काम तो आनी है और आ भी रही है। इसमें बहुत चीजें पहले भी प्रैक्टिकल मैंने की और कुछ आपसे कंफर्म होने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस शायद और बढ़ गया है। थैंक यू मनोज भाई। चलिए त्रिशला जी आप बोलिए। जय जिनेंद्र। मेरी ये आदत है, मैं नोट करती हूँ जब किसी को भी सुनती हूँ, भले ही वो वीडियो हो या नहीं हो, भले ही मैं ऑडियो भी सुनती हूँ, तो मेरी आदत है बिकॉज मैं दो चीजें एक साथ नहीं कर सकती। मेरी आदत है कि अगर मैं एक चीज करती हूँ तो मैं पूरा उसमें घुस जाती हूँ। वेरी गुड। दैट्स माय थिंग। अभी भी माय हार्ट इज बीटिंग वेरी हार्ड, but it's a good sign. Yeah, as you said, I'll go with it, I'll accept with it. So कल रात को मतलब आपसे जब क्लास खत्म हुआ ये अपना पूरा सेशन, उसके बाद रात को मैंने अपने बच्चों के साथ बैठा था। पहली बार मैंने 11:30 तक रात तक बच्चों के साथ बैठ के आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग फ्यू टॉपिक्स, नॉट पूरा, एंड देन शेयर कर रहा था कि कैसे सुने और
कैसे इम्प्लीमेंट करें, कि कैसे डाउट्स पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब गौर से सुनते हो कोई चीज, जब आप लिसन करते हो, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, तभी आपको डाउट्स आएगा। सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड आज सुबह, जब मेरी डॉटर का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, तो उसका शी डजंट लाइक इतना कंप्यूटर्स में, उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है थ्योरी में। सो उसका जब थ्योरी क्लास कंप्यूटर्स का चल रहा था सुबह, वो उसने इतना अच्छा सुना, उसने आज कम से कम 3 डाउट्स पूछे मैम से, जो वो कभी नहीं पूछती है। एंड आई फेल्ट सो गुड कि वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इन दैट वे पॉजिटिव साइंस। एंड 3-4 दिन से हम लोग एक कोरिएंडर का सैपलिंग उगने का वेट कर रहे थे, वो नहीं फूट रहा था बाहर। तो आज सुबह एक कोरिएंडर का लीफ ऊपर आया। तो सारी चीजें एक साथ होके इट वाज, मतलब वो देखते ही सारे, मतलब मेरे दोनों बच्चे, मेरा चेहरे पे इतनी हंसी आ गई, तो मैंने एकदम रिलेट किया कि यस, प्लांट्स को देख के भी आदमी को कितनी खुशी हो सकती है। नेचर स्पीक्स। तो ये सारी चीजें आज एक्चुअली स्काई भी बहुत अच्छा था सुबह, सारी उसमें जो डिजाइन, उसमें जो ड्राइंग बनी हुई थी, इट वाज फैंटास्टिक। तो देख के अच्छा लगा। जब कोई एक चीज सुनते हैं तब उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सच में लगता है कि अरे ये है, और अपने भाग दौड़ के जीवन में कितना इसको मिस कर चुके हैं। तो थैंक यू, मतलब वो 2 दिन का सेशन बहुत अच्छा था। होपफुली आज का भी हम कुछ सिखा पाए मेरे बच्चों को। या श्योर, थैंक यू, ग्रेट। आपने आसमान की बात की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आसमान है, स्काई है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होती है। और सबसे दिलचस्प बात है कि अगर हम जितने दिन भी जीते हैं, हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात अलग अलग पेंटिंग बनती है। बस हमें कनेक्ट की देर होती है। जब हम कनेक्ट होने लगते हैं, तब कई बार पूरे दिन में जब मौका मिलता है, अगर आप आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, तो कई बार आप मेस्मराइज हो जाते हैं उसकी ब्यूटी को देखकर, और फिर आपका एक कनेक्ट बन जाता है उसके साथ, और वो आपको पूरी जिंदगी बिल्कुल प्राइसलेस मजा देता है। तो ये स्पीकर के लिए ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि जो स्पीकर कम्युनिटी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। उसको वो सारी चीजें जो उसके चारों तरफ चल रही है, उसके बारे में उसके भीतर एक बहुत ही डेलिकेट सा सेंस हमेशा होना चाहिए, तभी उन सारी बातों को वो अपनी स्पीच के अंदर कंक्लूड कर पाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने जो सबसे शानदार बात बताई कि आपने वो बात बच्चों के साथ की, और इमीडिएट बच्चों के भीतर वो चीज नजर आई। और जब हमें पता होता है तो हम बच्चों को उस डायरेक्शन में दे पाते हैं। नहीं तो जो स्कूल की जो एजुकेशन है, जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, वो बहुत सारी ऐसी जिंदगी की बहुत बहुत जरूरी और बहुत छोटी बातों को मिस करता है। तमाम उम्र वो कभी हमें पढ़ाई नहीं जाती। तो वो एक बीइंग ए पेरेंट हमारा फर्ज बनता है, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को दुनिया की वो तमाम चीजें भी बतलाएं। थैंक यू सो मच। और अमित भाई बोलिए, आपके हाथ तो बटन भी है। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए सर। आपका बोला हुआ चीज का एक छोटा सा सार मैंने निकाला है, पढ़ो, सुनो, समझो, फिर बोलो। पढ़ो, सुनो, समझो, फिर बोलो। ये चीज है कि अपने को कोई भी चीज जो मिलती है उसे हमें पहले अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बोलते हैं। हम लोग जनरली क्या है, सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझते नहीं है। तो हमें समझ के हर चीज का जवाब देना चाहिए। ये 2 दिन के सेशन में मैंने ये चीज सीखी कि माहौल कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें बोलना चाहिए। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करता था। आज भी जो मैं फर्स्ट में इंट्रो दिया हूँ, वो पुश होके आज आपके सामने बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम। पहले भी मेरे को बहुत बार बोला गया था, लेकिन कल कपिल और ऋषि ने मेरे को पुश किया कि नहीं, आपको ही बोलना है। और ये बोलने की हिम्मत ये 2 दिन के सेशन से मुझे आई है। देखिए आप आज कितना अच्छा बोल रहे हैं। बस यहाँ से आपको आगे जाते जाना है। लेकिन आप आवाज और उससे समझ सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आवाज में वो जो हल्की घबराहट या थरथराहट आती है ना, तो वो तो गायकी की दुनिया में बहुत अच्छी बात मानी जाती है। उसको हरकत कहते हैं गले की। अरे वो तो बेहतरीन चीज है, उसको आने दीजिए, कांपिए, गलती करिए, लड़खड़ाइए, अरे उसके बाद ही तो संभलने का मजा है। वो तो टोटलिटी में स्टोरी का पार्ट है। अगर पूरी मूवी में अगर हीरो ऐसे हंसता रहे, हीरोइन हंसती रहे, तो मूवी हिट नहीं होती।
थोड़ा सैड सीन, थोड़ा झगड़ा, थोड़ा लड़ाई, ये सब तो बहुत जरूरी है। क्यों सिद्धार्थ, आर यू एग्री विद मी यंग मैन? यस। ऑलराइट। आपकी बात से मैं सोच रहा था कि आप जब कंक्लूड करेंगे तो मैं कुछ और बोलूंगा, मैं भूल गया, दूसरी बात पर चला गया। एनीवे, मुझे याद आएगा तब मैं बोलूंगा। हाँ, और अभी अभी हमारे शमनोपासक की को एडिटर काजल भी मुझे दिख रही हैं। काजल जी, आप अपना कोई ओपिनियन, जो भी आप इस सब्जेक्ट पे अपना ऐड ऑन करना चाहती हैं, प्लीज करें। थैंक यू वेरी मच जय जिनेंद्र सर। एक्चुअली मैं मेरे बारे में ही बोलना चाहती थी। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं पढ़ने बैठती हूँ पर मुझे कभी कभी पुराने शमनोपासक पढ़ने में थोड़ी बोरियत लगती है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी ओल्ड टाइप एंड मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। बट हमें पढ़ना जरूरी है, वी हैव टू रीड दैट। तो जब आपने कहा कि आपको बहुत ध्यान से बिना आवाज पढ़ना चाहिए, आई लिटरली लॉक्ड माई रूम yesterday। कल मैं दो घंटे आई टुक वन ओल्ड शमनोपासक एंड बिलीव मी, मैंने बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा विदाउट एनी नॉइज, और मुझे इतनी सारी चीजें मालूम पड़ी जो हम अभी प्रेजेंट कोरोना से रिलेट कर सकते हैं। मतलब आई गॉट सो मच ऑफ मैटर फॉर माई कमिंग अप इश्यू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आप हमें वो बात नहीं समझाते तो शायद मैं जनरली सीरियसली बैठ के वो चीज नहीं पढ़ पाती, बिकॉज मैं बहुत कैजुअली लेके सबके बीच में बैठ के पढ़ती थी और मुझे बोरिंग लगता था, मैं बंद करके रख देती थी। हालांकि द मैटर इज वेरी गुड, मैटर बहुत अच्छा रहता है उसमें, पर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं रहता था, आई जस्ट क्लोज डाउन एंड कीप इट। बट कल आपके समझाने के बाद आई रियली टुक इंटरेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और चीज मुझे आपको कहना है, कल मैं आई सैट विथ माई किड्स, और बच्चों में ये बहुत रहता है कि वो हिचकिचाते हैं बोलने में, वो बोलना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू कम आउट, दे डोंट वांट टू बी आउटगोइंग। तो कल मैंने आपके सारे पॉइंट्स बच्चों के साथ बैठे उनको समझाया एंड वी हैड एन एक्सटेम्पो, आई शुड से, इन अ वे। we took up a topic and we had a very good discussion, points came up. Matlab, thank you very much. I could transfer this to the kids and maybe I would really want this session to be transferred to many of my readers. Yes, that's great. Thank you very much. Thank you so much. आपने कहा कि आपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ जो कल एक्सटेम्पोर का प्रैक्टिस किया, वो सो रियली इनक्रेडिबल। और देखिए, दो मदर ने अपने ओपिनियन दिए, दोनों ने अपने एक्सपीरियंस में क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहले इसको किड्स के साथ आजमाया। यही दुनिया की सारी फेमिनाइन एनर्जी की खासियत है, मदर्स की यही खासियत होती है, जो उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, मेरे पास आया है, वो सबसे पहले अपने बच्चे को देने की कोशिश करती है, और यही ब्यूटी है। हाँ अमित भाई, आपकी बात जब आप कह रहे थे तो मैं एक छोटी सी टिप आपको दूं, जो आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि बहुत अच्छे से हम लोगों को सुने। वही बात मोहित ने भी बताई कि हम 20 मिनट तक उनको सुनते रहे। क्या होता है, कई बार मोबाइल पर हमारा क्लाइंट बहुत लंबी बात करने का आदी होता है और हमको लगता है टाइम, वी आर रनिंग आफ्टर द टाइम ऑलवेज, तो हमको लगता है कि यार जल्दी से नहीं सुनो ना सर, मैं आपको नहीं प्लीज 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 आप मेरी बात सुनो ना सर, मैं समझ गया आपकी बात, हम ये करते हैं। ऐसे समय में मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उस फोन को अपने कान से हटा के यहाँ नीचे रख लेता हूँ और अपना कोई दूसरा काम करने लगता हूँ। मुझे पता है वो 5-7 मिनट तक लगातार मेरे स्टाफ, मेरे मैनेजर्स के बारे में बोलेगा कि उन्होंने पिकअप नहीं किया, डिलीवरी नहीं दिया, ये किया वो किया। ये पूरा खाली हो रहा है और मैं रिलैक्स हूँ। अगर मैं सुनता रहूंगा तो मैं क्या क्रॉस करूंगा, अरे नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है सर, वो बेचारे दिन भर फोन पे ही है सर, 10 लोग हैं, तो बात उलझे, पहले सो खाली हो, फिर भी जोड़ आता हूँ, हाँ नहीं सही बात है, फिर रख देते हैं। हाँ, और अपना स्पीकर ऑफ कर देता हूँ ना, ताकि मैं अगर यहाँ और किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसको पता ना लगे, उसको लग रहा है कि हाँ महन भाई मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसे करके, और टाइम स्लॉट भी चलता रहता है, हर आदमी की कैपेसिटी होती है, कितना बोलेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 1-1.5 मिनट के बाद कोई हाँ लगती है, फिर उठाए देखे 3 मिनट, फिर 4-5 मिनट हो गया, सर राइट, हाँ नहीं, अरे आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, नहीं सर प्लीज आप बताएं ना सर, अब फिर रख देंगे। अब ये 5-10-15 मिनट में आदमी पूरा हल्का हो जाएगा, पूरा खाली, उसके बाद आप शुरू करिए। इट विल समटाइम मोर इजी, इट्स फनी बट इट्स वर्क।
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट अपनी कंपनी की सेल्स को और बाकी चीजों को देखता था तब मैं ऐसे करता था। तो ये मैं उस टाइम का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, और कौन जिनको हमने अनम्यूट किया और बोलने के लिए नहीं कहा है अभी तक, प्लीज वो खुद हाथ उठाकर बोलना शुरू कर दें, या इनके अलावा भी कोई बोलना चाहे, लेकिन टाइम 1 मिनट ही लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा डिस्काउंट वाली दुकान चलाता हूँ। आपने मुझे जितना समय दिया उससे 10 मिनट पहले ही मैं खत्म करूंगा, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, कोई और बोलना चाहता हो तो हाथ उठाए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, शुड वी मूव अहेड? राइट, तो फाइनली हमने प्लांट लगाया, रूट्स को संभाला, और हमने उसके स्टेम को देखा, उसकी ब्रांचेस, उसकी लिप्स के कलर को देखा। आपको पता है अभी जब पेड़ों पे नई पत्तियां आ रही थी, इस साल तो शायद आप मिस कर गए, अगले साल आप देखिएगा आमतौर पर हिंदुस्तान में सड़कों पर पीपल के और बड़ के 2 पेड़ कॉमनली पाए जाते हैं। इस सीजन में जब पीपल अपनी पूरी पत्तियां झड़ा देता है और जो उसमें नई पत्तियां आती है, तो 5-7 दिन के लिए पीपल का पूरा पेड़ पिंक कलर का होता है। अमित जी, आवाज आ रही है? पीपल की जब नई पत्तियां आती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत लाइट पिंक कलर का होता है सिर्फ 7 डेज के लिए, और फिर पूरे 360 डेज वो ग्रीन कलर का रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं फल और फूल की। हमारी स्पीच में, हमारी बातचीत में एक चीज कभी भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, वो है डेलिकेसी, सॉफ्टनेस, टेंडरनेस। चाहे हम अपने बच्चों से बात करें, अपने सर्वेंट से बात करें, अपने घर के मेट से बात करें, सर किसी से भी बात करें, ड्राइवर से बात करें, हमारे भीतर एक सेंस ऑफ सॉफ्टनेस, डेलिकेसी, जिसको हम विनय कहते हैं, नम्रता कहते हैं, वो इतना खूबसूरत गुण है कि वो हमारी स्पीच का फ्लावर है। देखो, अगर कोई भी पेड़ हो लेकिन अगर उसमें फूल आए ही ना, तो उस पेड़ का मजा थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हमारी स्पीच में हमारी विनम्रता न झलके, हमारे को बहुत नॉलेज हो, थॉरो नॉलेज हो सब्जेक्ट का, बाकी लोगों को नहीं हो, उस मोमेंट पे भी अगर हम अपनी विनम्रता को और कुछ ऐसे जेस्चर हम अपनी स्पीच में जरूर इंक्लूड करें कि साहब जो कुछ भी मैंने बताया, इट्स अ वेरी लिमिटेड पीस ऑफ नॉलेज, आप उससे बेहतर इसको और समझ सकते हैं, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन जो जितना मैं जान पाया हूं अभी तक वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस तरह के आपको हमेशा जुमलों का इस्तेमाल अपनी स्पीच में करना चाहिए, मुस्कुराते हुए, पूरी विनम्रता के साथ। ये अगर कोई ऑडियंस में से 2-5 लोग, जो कल हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़े नेगेटिव से या हमको घूर रहे से होते हैं, वो भी ये वाली बात सुन के रिलैक्स हो जाते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, मन तो ज्यादा था, गाने हैं इतनी देर। आप सब मारवाड़ी समझते हैं? जो समझते हैं हाथ उठाइए। हाँ, दैट्स ग्रेट, क्योंकि है ना, पूरे हिंदुस्तान में एक कलकत्ता ही ऐसा शहर है जहां पर बहुत नफीस मारवाड़ी बड़े बाजार में बोली जाती है। अभी का तो मैं नहीं कह सकता, कुछ सालों पहले तक जब मैं कलकत्ता जाता था तो बहुत ही बेहतरीन सी मारवाड़ी वहां सुनने मिलती थी। क्योंकि मैं भी हमारे जो फादर हैं उनका नेटिव प्लेस बीकानेर है, और कलकत्ता में बहुत सारी लोग बीकानेर से बिलोंग करते हैं और वहाँ की मारवाड़ी बोलते हैं। तो आगे थोड़ी देर बाद में मारवाड़ी में भी बात करूंगा आप लोगों से। तो हमको वो जो विनय है, जो डेलिकेसी है, जो सॉफ्टनेस है, जो विनम्रता है, उसको लगातार अपनी बातों में शामिल करना चाहिए, कतली पे वरक की तरह। और जो हम लोग केक बनाते हैं उसके ऊपर आइसिंग करते हैं, वो ये आइसिंग का काम करती है। तो इसका हमेशा आप ध्यान रखें। और इसका एक पॉइंट है, अगला पॉइंट वो है कि हमारे मन में हमेशा ग्रेटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता
का भाव होना चाहिए जिन लोगों ने भी हमें मौका दिया है बोलने के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया है, उनके प्रति हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए और उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, उस ग्रेटफुलनेस को। उसमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए वहां पर कुछ अरेंजमेंट ठीक ना हो, माइक ठीक काम नहीं कर रहा हो, लोग बातचीत कर रहे हो, आपको बहुत लेट बोलने के लिए बुलाया गया हो, जब तक आधे लोग जा चुके हों, ऐसी तमाम हकीकतों के बावजूद फिर भी आपकी तरफ से कुछ न कुछ ग्रेटिट्यूड हमेशा झलकना चाहिए। अगर आप बड़ी स्पीच दे रहे हैं तो कभी भी जिन लोगों से आपने सीखा है, जिन लोगों से आप बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, जो आपके गुरु रहे हैं इस जर्नी में, उनके प्रति भी चाहे आप एक लाइन बोलें कि मैं उन सब के प्रति बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर बोल सक रहा हूँ, ये लाइन का आप इस्तेमाल करें। इससे आपका कनेक्ट उस एनर्जी के साथ हो जाता है जो बहुत सारी एनर्जीज रिस्पॉन्सिबल है आपको यहां तक लाने के लिए। कोई भी कहीं पर भी पहुंचता है, उसके पीछे इस पूरे यूनिवर्स का कतरा कतरा काम करता है। न सिर्फ हमारे प्लेनेट पृथ्वी का, पृथ्वी से बाहर भी हमारी गैलेक्सी की भी बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे जिस सोशल डिस्टेंसिंग की हम अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ही बाकी प्लेनेट अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। चांद हमारे साथ अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है, इसलिए हम सब सलामत हैं। इसमें से अगर एक भी आदमी अपने डिस्टेंस की सीमा को तोड़ दे और हमारे प्लेनेट के करीब आ जाए या पास से गुजर जाए तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। तो इसलिए ऐसे हमारे पूरे इस जीवन में जहां से हम शुरुआत करते हैं, वहां से लेके यहाँ इस मोमेंट तक जब तक हम खड़े हैं, वहां तक अनगिनत अनकाउंटेबल लोगों का कंट्रीब्यूशन लगातार हमारे साथ होता रहता है। तो उनके प्रति भी थैंकफुल हमको होना चाहिए। अगर हमारी स्पीच में उतना बड़ा स्पेस नहीं है तो कम से कम स्पीच शुरू करने के पहले और या स्पीच खत्म करने के बाद, जिसमें आपको एक मेडिटेटिव नोट पे जाने की बात कर रहा था कि स्पीच देने के 5 मिनट पहले और स्पीच देने के 5 मिनट बाद मन ही मन आप उन लोगों को जरूर थैंक्स दीजिए। ये बहुत काम करता है आपको एक बहुत ही यूनिक स्पेशल ऑरेटर बनाने के लिए, कम्युनिकेटर बनाने के लिए। और जो एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फाइनली जब भी हम बात करते हैं या हम स्पीच देते हैं, हमको लगता है हमने बड़ी मेहनत करी और यहाँ तक आते आते हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, वो सब हमने बहुत क्रिस्प करके अपने ऑडियंस को दे दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा ऑडियंस है उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें सुन रहा है, वरना ये वही दुनिया है। और हम में से भी ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे लोग थे, हम में से भी बहुत से लोग उस समय रहे होंगे जब महावीर बोल रहे थे और कुछ लोग पत्थर चला रहे थे। ये दुनिया ने देखा है, तारीख ने देखा है। यहाँ बहुत से जीनियस, गॉड जैसे लोगों को दुनिया ने सूली पर लटका दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उनके मिजाज से मिलता नहीं था। तब अगर कोई आपको सुन रहा है प्रेम से, शांति से, और आपको पूरा मौका दे रहा है कि वो ईश्वर जो उस वक्त आपके भीतर से प्रकट होना चाहता है वो प्रकट हो जाए। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम कुछ बता रहे होते हैं, दरअसल वी आर द चूजन वन। हमारा चुनाव होता है उस वक्त। बोलता तो वही है जिसे ये बात कुछ लोगों तक पहुंचानी होती है। वो हमको चुनता है, वो हमको पिक करता है। तो इसलिए हमारे जो श्रोता हैं वो सबसे कीमती लोग हैं। कभी भी उनको आप साधारण या कॉमन मैन समझने की गलती मत करिएगा जीवन में। आप अगर आज स्टेज पर हैं, आप बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा
कि आप स्पेशल है और वो कॉमन है। हमेशा ऐसे मानिएगा कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको मौका मिला है, वो यूनिक है, वो बड़े ग्रेटफुल लोग हैं जिन्होंने आपको मौका दिया बोलने का। और ये जो भाव है, ये जो नैरेटिव है, ये हमेशा आपके नॉलेज को मल्टीप्लाई करेगा, कभी कम नहीं करेगा। अगर आपको अपने नॉलेज का या अपनी कला का जरा सा भी घमंड आया या अहंकार आया, तो वो हमेशा आपके उस हुनर को कम करेगा। क्योंकि ये जो हुनर है, ये इनायत में हमको मिलता है, जिंदगी हमें देती है, फिर हम उसको तराशते हैं। हीरा खान के भीतर से हीरा होता है, लेकिन जब तक उसको तराशा ना जाए तब तक उसकी कीमत नहीं होती है। वैसे ही जो कुछ भी हम आगे प्रैक्टिस करते हैं, एफर्ट डालते हैं, वो हीरे को तराशने जैसा है, पर मिलता तो हमको सब कुछ प्रारब्ध से है। अपने पीछे अनगिनत जन्मों की जर्नी से जो डेटा ट्रांसफर होता जाता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे अभी वाले इस हार्डवेयर में दिखाई देता है। तो इसलिए अपने श्रोताओं के प्रति बहुत ग्रेटफुल का भाव हमारे भीतर लगातार चलना चाहिए। और बस ये थोड़ी सी बातें थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। 45 मिनट होने को है। मुझे 1 घंटे का टाइम कलकत्ता वालों ने दिया था। मैं उसमें से हर दिन कोशिश करता हूँ कि सेल का ऑफर लगाकर 15 मिनट पहले अपनी बात खत्म कर दूं, ताकि मेरे बाकी लोगों को बोलने का मौका मिले। और ये जो हमारा कन्वर्सेशन है, ये 2 वे हो जाए, ये 1 वे ना रहे। क्योंकि कुछ आप लोग बोलेंगे तो उससे मैं भी सीखूंगा, और लगातार लर्निंग ही हमको कहीं तक पहुंचा सकती है। और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तमाम जिंदगी, तमाम उम्र हम में से सबको ये करते रहना चाहिए। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि अच्छा बोलना, अच्छा वक्ता बनना, इसकी लगातार कोशिश करना आपको गहरे में बहुत बेहतर इंसान बनाता है। आप एफर्ट कर रहे हैं अच्छा बोलने की, आप एफर्ट कर रहे हैं अच्छा स्पीच देने की, और अगर ये एफर्ट, अगर ये जर्नी कंटिन्यूअस है, तो देवी और सज्जनों इस बात का यकीन रखिए, ये आपके टोटल कैरेक्टर को बदल के रख देगा। यू विल डेफिनेटली बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि लगातार आप अच्छी चीजों का के साथ आपका इनकाउंटर होगा, अच्छी स्टोरीज के साथ, अच्छी किताबों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सोसाइटी के साथ, क्योंकि आप अच्छा बोलना चाहते हैं, बेहतरीन दुनिया के नॉलेज के साथ। तब ये तमाम जो आपके एफर्ट हैं, उसके फुटप्रिंट आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे आप ले तो अभी कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है आपके कॉन्शियस माइंड को आप फीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती जो वहां से और आगे ट्रांसफर नहीं होती। तो इसलिए अच्छे बोलने के लिए किए गए सारे एफर्ट आपको गहरे से एक बेहतर इंसान बनाते हैं, आपकी जर्नी को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, आपको एक कंटेंटेड लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसलिए ये कला सिर्फ एक छोटी सी कला नहीं है, ये टोटलिटी में आपका पूरा ट्रांसफॉर्म कर। थैंक यू सो मच देवी और सचिन, आपके साथ बात करके मजा आ गया। सच कहूं तो आज तो सुबह मेरा अपने योगा में ही मन नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि कब 10:30 बजे और मैं जल्दी से आप सब लोगों के बीच में आऊं, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बहुत जबरदस्त थी, और खास तौर से आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे उससे मेरे भीतर से भी कुछ ऐसी बातें आई जो मैं शायद पिछले कई दिनों से कहीं नहीं कह पाया था, क्योंकि एक तो 2 महीने से लॉकडाउन है, तो ज्यादा कहीं जाने आने की तो छूट है नहीं। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा मौका मुझे मिला, और मैंने बहुत ही एंजॉय किया इस 3 दिन के सेशन को। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हमारे छोटे भाई, बड़े प्रिय मेरे मनोज भाई डागा के प्रति, जिन्होंने लगातार मुझसे कांटेक्ट बनाए रखा और मुझे तैयार किया। ऐसे मैं थोड़ा आलसी किस्म का हूँ, मैं उनको लगातार 3 दिन का टाइम देने के पहले मैंने और 1 हफ्ते तक समय लिया, लेकिन वो अपनी बड़े
मीठी मुस्कान और अपनी मीठी आवाज के साथ उन्होंने मुझे 3-4 बार फोन करके आखिर तैयार कर लिया कि मैं 3 दिन के लिए कमिटेड हो जाऊं। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मनोज भाई के लिए और हमारे बहुत प्रिय राजेंद्र भाई सेठिया जी। देखिए, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, इन्हीं लोगों से मेरा पहले ज्यादा परिचय, अब आप सब लोगों से भी हो गया, आप सब भी मेरे बहुत प्रिय हो गए। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ और जिन लोगों ने मेरे साथ लगातार कांटेक्ट बनाए रखा, राजेंद्र भाई ने, मनोज ने। तो इससे इतना अच्छा मौका मिला कि मैं कलकत्ता के इतने सारे लोगों से और एक परिचय, एक रिश्तेदारी बढ़ा सका अपनी। और खास तौर से कलकत्ता से मेरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं अपने शहर के बाद अगर दुनिया के किसी भी शहर को इतना प्यार करता हूँ तो कलकत्ता को करता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी है मेरी जिंदगी के पहले 5 साल के, जहाँ मेरी पैदाइश है और मैंने शायद जमीन पर चलना वहां सीखा, बोलना वहां सीखा, लोगों को पहचानना वहां सीखा। तो वो सब के बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो है मेरे पास। मेरी बाकी बहुत सारी जिंदगी के वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो पहले 5 साल के, वो सरस्वती पूजा वहाँ की दुर्गा पूजा, वहाँ की झाल मुड़ी, वहाँ की पुट्ठी वाला, वहाँ की स्कूल, बड़ा बाजार की बहुत भीड़, घंटी बजाती ट्राम, डबल डेकर बस जो उस जमाने में सिर्फ कलकत्ता में होती थी। तो ये सब चीजों की इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि जब मैं किसी कलकत्ता के आदमी से भी मेरा कांटेक्ट होता है तो मैं वहीं तक पहुंच जाता हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत, और सबका बचपन बहुत खूबसूरत होता है, बाकी पूरी जिंदगी खूबसूरत होती है, हर दिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन खास तौर से वो बड़ी डेलिकेट यादें होती है। तो इसलिए कलकत्ता वालों के साथ बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज्यादा मजा आया जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे और जो शेयरिंग की और मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू। हेमंत भैया कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे मेंटर महेंद्र भैया को और सभी पार्टिसिपेंट्स को सादर जय गुरु राम। भैया किसी कारण से आपके इस सेशन को मैं अटेंड नहीं कर पाया, किसी और कारण शेड्यूल्स में बिजी था और आज आया हूँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए। आचार्य श्री नानेश जन शताब्दी महोत्सव, जिसे हम अनन्य महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसके अंतर्गत आज एक नानेश क्विज कॉन्टेस्ट आज से स्टार्ट हो रही है जो कंटिन्यू 9 डेज तक चलेगी, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे शायद अभी उपलब्ध है और बाकी व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंची गई होगी। इसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपको बता देना चाहता हूं मैं। ये प्रतियोगिता रोज रात 8:30 बजे चालू होगी और 45 मिनट्स तक का ड्यूरेशन है। प्रतियोगिता में जो भी सब्जेक्ट लिया जाएगा क्वेश्चंस के लिए पर डे, उसकी एक पीडीएफ फाइल, सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल भी आप सबके साथ शेयर की जा चुकी है ऑलरेडी और आज से स्टार्ट हो रही है और इसमें इसका लिंक और पासवर्ड भी शेयर किया जा चुका है। आज जो 8:30 बजे क्विज स्टार्ट होगी उसके लिंक और पासवर्ड भी हमने शेयर कर दिया है। पासवर्ड डालते ही आपको रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, उस पर रजिस्टर करना होगा और उसके बाद में उसमें 30 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना और आंसर देना है। काफी इजी पेपर है और जो कंटेंट है वो भी लिमिटेड पेजेस के अंदर में है, जिसकी PDF आपके साथ शेयर आप देख सकते हो। बस मैं यही बोलने आया था कि आप जितने जन यहाँ उपस्थित हैं वे बस आप और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आप सबको इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसको एक सफल कार्यक्रम के हिसाब से मनाने में हमारा सहयोग करें। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। राइट, तो अमित अब हम ओपन फोरम के लिए हमारे पास टाइम है, जिनके इस पूरे इंटायर 3 दिन के सेशन और पहला सेशन जो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में लिया था उस 4 दिन पर जिसके भी कोई क्वेश्चन हो हम उसको अब एड्रेस कर सकते हैं। विनोद जी कांकरे या फिर रेज करके रखे हैं। वेरी मच, काफी सीखा 2 दिनों में। पहले दिन तो थोड़ा कम सुना था पर 2 दिनों में काफी सीखा और बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज है जो हमें काफी एज ए ऑर्गेनाइजर प्रॉब्लम आती है कि जहाँ 4-5 स्पीकर होते हैं और एक स्पीकर बहुत ही लंबा बोल देता है और सारा टाइम शेड्यूल गड़बड़ कर देता है, हम उसे बीच में भी नहीं रोक सकते हैं। तो उसके लिए कोई दूसरा, ऐसे रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तो हम सबके सामने टाइम लिख करके दे देते हैं कि आपको इतना मिनट बोलना है, पर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां हम टाइम नहीं दे पाते हैं।
वो लंबा करके उस समय ऑडियंस बहुत आई अंडरस्टैंड, शुड आई रेस्पॉन्ड? या मैं आपको कहता हूँ, हाँ विनोद जी, ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, लेकिन मैं आपको इसका एक इजी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप कितना ही छोटा कार्यक्रम करें या आप माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएं, उस लेवल का प्रोग्राम करें, आप हमेशा एक टाइमलाइन वाला एजेंडा जरूर बनाइए। किस स्पीकर को कितने मिनट बोलना है ये पहले से डिसाइड होना चाहिए, और ये टाइमलाइन वाला एजेंडा छाप कर उस स्पीकर को उसके व्हाट्सएप पे पहले भेज दिया जाए, स्टेज पर बैठे तो उसके हाथ में दिया जाए, और एंकर को बता दिया जाए कि जब भी कोई स्पीकर बोलेगा, अगर उसका 5 मिनट का टाइम है, तो अगर वो 5 मिनट की टाइमलाइन को आगे लेकर जाता है तो उसके पास तुरंत चिट दे दे, बिना इस बात से खौफ खाए कि वो कितना बड़ा आदमी है या उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है? दरअसल क्या करते हैं हम लोग, हमेशा घबराए से रहते हैं कि वो बुरा न मान जाए। वो बुरा माने या ना माने ये उसका व्यक्तिगत मामला है। आपने जिन ऑडियंस को बुलाया है इतनी मेहनत करके, जो ऑडियंस इतनी दूर से अपनी जिंदगी के तमाम काम छोड़कर आया है, उनको कितना बुरा लग रहा है, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? जिस दिन हमारी सोच ऐसी हो जाएगी कि हमारा जो ऑडियंस है वो हमारे स्पीकर, हमारे गेस्ट जितना ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा जो ऑडियंस है वो हमेशा आए हुए स्पीकर और गेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकर तो आया है, उसको नाम, फेम और बहुत कुछ मिलने वाला है। जो गेस्ट आए उनको स्टेज, माला सब मिलने वाली है। मेरा ऑडियंस जो आया है वो तो प्योरली सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी लाइफ का, अपने टाइम का, तो उनके बुरा लगने का ध्यान करिए। कभी किसी को लंबा मत बोलने दीजिए। अगर एक बार में नहीं माने तो बिल्कुल उसको जाके लाल गुलाब का फूल दे दीजिए कि भैया प्लीज, बिल्कुल मत डरिए इस बात से। ठीक है? ऑलराइट। वीरेंद्र जी जैन। जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम सर। जय 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 गुरुराम सर। सर आपके ये 3 दिन के सेशन को अटेंड करके कुछ कभी कभी संघ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत बार समय मिलता है, और कभी बोलने का अवसर मिला विगत में। जो भी विगत में अवसर मिलते हैं बोलने में, उसमें 2-3 पॉइंट यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से इसमें सुधार करने के बहुत अच्छे पॉइंट्स मेरे को आपसे मिले हैं विगत के 3 सेशन में, जिनमें अवेयरनेस का पॉइंट था और एक 15 मिनट स्पीकिंग का जो कल भी एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया। आज आपका एक बहुत हार्ट टचिंग पॉइंट था फ्लावर के बारे, इसमें जो श्रोता को साधारण न समझे, बहुत हार्ट टचिंग पॉइंट आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ पर जो आपने एक बात रखी है, घमंड अहंकार हुनर को खत्म करता है, बहुत हार्ट टचिंग बात है ये। अब जब हम स्पीच दे करके निकलते हैं, बहुत बार थैंक्स, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा आपने बोला, तो ये बाद में कहीं ना कहीं हमारे में घमंड अहंकार के बीज पनपने की स्थिति बनाते हैं। तो इससे ओवरकम करने का एक बात है कि इससे ओवरकम होना। दूसरा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फलाने ने हमको, अच्छे व्यक्ति ने हमारे मैंने हमको अप्रिशिएट किया, तो हम ये बोलने लग गए कि ये इसने हमको आज मेरी स्पीच में मैंने इसको ऐसा कहा। ये सब चीजें जो है हमारे में कहीं ना कहीं घमंड और अहंकार, ये आगे जाकर के कोई हुनर में कमी लाने की बात है। तो इनसे हमको कैसे बचना चाहिए और पब्लिक में भी हम कैसे यार वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच कि आपने वाकई में जो मेरे बहुत दिल के करीब है उन पॉइंट्स को आपने मार्क किया। आपने एक बहुत अच्छे लिसनर होने का सबूत दिया, और जो क्वेश्चन भी आपने उठाया है वो बहुत ही लाजमी क्वेश्चन है हर स्पीकर के लिए। इसके लिए आपको एक टूल का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए कि जब आप बोलकर उतरें और लोग आपकी तारीफ करें, प्रकट रूप से भी और अप्रकट रूप से, दोनों समय आपको ये कहना चाहिए, भैया सब देव गुरु धर्म की कृपा है, या जो भी आप कहना चाहें। आप कह सकते हैं सब ऊपर वाले की है, माँ सरस्वती की कृपा है। जो बड़े लोगों से सुना है बस वो मैंने तो शेयर किया है। आप तत्काल मन के गहरे तल में ये बात समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी कहते हैं और जो लोगों को अच्छा लगता है
वो दरअसल हमारे पर कृपा हो रही है उस वक्त, हमारा चुनाव हो रहा है उस वक्त। जब इस भाव से स्पीकर भरा हुआ होता है तो धीरे धीरे वो उसकी प्रैक्टिस बन जाती है। फिर वो अपनी होने वाली तारीफों को, अपने होने वाले तमाम तरह के रिगार्ड्स को सहजता से लेता है। वो ये जान जाता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और वही चीज आपको धीरे धीरे पता लगेगी कि जब आप स्टेज पर होते हैं आप दूसरे वीरेंद्र जैन होते हैं, जब आप स्टेज से नीचे होते हैं आप दूसरे होते हैं। उस समय आपका एक कनेक्ट बनता है, आप चैनल्ड हो जाते हैं, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है। वो चीज थी जो आपसे होकर गुजर गई, दैट्स ऑल। ये भाव आपके भीतर होना चाहिए। और ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस किया। जब मैं स्कूल टाइम पे बोल रहा था तब से लेकर अभी तक, कि दरअसल उस समय हम एक दूसरे आदमी होते हैं और नीचे उतरने के बाद वापस एक दूसरे बहुत साधारण से व्यक्ति हो जाते हैं। हमको अपनी उस असाधारणता को अपनी साधारणता के अंदर नहीं आने देना चाहिए। बहुत जल्दी हमको वापस अपनी सहजता को अचीव कर लेना चाहिए। कोई 1-to-1 मिलके भी आपकी बहुत तारीफ करे तब भी आप उसको बता दें कि वो दूसरी बात होती है स्टेज पर। बाकी तो आई एम वेरी कॉमन मैन लाइक यू। ये भाव आप धीरे धीरे गहरा कर सकते हैं एज ए स्पीकर। ओके, थैंक यू सो मच। रौनक डागा। रौनक डागा। जय गुरुराम। अंकल मेरा एक क्वेश्चन था। थोड़ा जोर से बोलिए रौनक। हम लोग जब स्टेज पे चढ़ते हैं बहुत बार हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ते हैं, मगर आसपास वालों को लगता है कि सामने वाला जो चढ़ रहा है वो एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है, जबकि उसके अंदर में वैसा कोई इंटेंशन रहता नहीं है। तो उस टाइम हम लोग कैसे करें कि सामने वाले किसी को ऐसा चीज लगे नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि कोई आपके अच्छे जेस्चर के बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि अगर आप लगातार लोग जो परसेप्शन बना रहे हैं उसकी फिक्र करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी चीजों को अपने तरीके से देखता है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर एरोगेंस नहीं है और आप एक विश्वास के साथ चढ़ रहे हैं तो कीप इट अप, आप उस ट्रैक को फॉलो करिए। हमेशा 5-10% लोग होंगे जो आपकी हर अच्छी से अच्छे जेस्चर को भी अपने तरह से कुछ और सोचेंगे। जैसे कि आप अभी अपने फादर के साथ अगर हंस के बात कर रहे हैं किसी पार्टी में, तो कोई ऐसा सोच सकता है, तो क्या आप हंसना बंद थोड़ी कर देंगे अपने फादर के साथ? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप जिन चीजों को बहुत अच्छे मन के साथ, अच्छे भाव के साथ कर रहे हैं उसको करते रहिए, करते रहिए। हमेशा 10-20% लोग रहेंगे जिनको वो ठीक नहीं लगेगा, वो गलत समझेंगे, उनको उनके हाल में दे दीजिए। धीरे धीरे परमात्मा उनको भी शक्ति देगा और वो भी इससे आगे निकल जाएंगे। थैंक यू अंकल। विनोद जी कांकरिया। एक और में जो प्रॉब्लम आता है कि हमारे वक्ता ज्यादा, श्रोता ज्यादा हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे रहते हैं और प्रोग्राम्स में हम नए आदमियों को चांस नहीं दे पाते हैं। कि कई बार ये हो जाता है कि ये 3 आदमी तो बोलेंगे और वो एक समय की सीमा होती है। तो इसको नए आदमी को चांस देने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे उनको मत बुलाइए, कैसे उनको रिक्वेस्ट करें कि वो बुरा भी नहीं माने? और अरे क्या बुरा नहीं माने भैया, वो हमेशा जिंदगी भर बुरा मानते रहेंगे। आप उनकी फिक्र कब तक करोगे? आपको अपनी स्कूल में अपने बच्चों को क्वालिटी कुछ देना है। अगर आपने उन 3 आदमियों के बुरा मानने की फिक्र की तो आपके स्कूल के बच्चे जब जब आप किसी को बुलाओगे वो अंदर से शटर गिरा देंगे, आ गए ये फिर से वही बोर लोग, कुछ नहीं सुन रहे हैं वो, उनका इतना कीमती जिंदगी का वक्त खराब हो रहा है। तो आप थोड़ा बोल्ड बनिए। अगर आपको स्पीकर बनना है, आपको समाज में ऑर्गेनाइजर बनना है, तो हमेशा जो अच्छा है, जो सही है, जो करने जैसा है वो करिए। किसी 3-5 आदमियों के बुरे मानने की फिक्र से हटिए। यही वो चीज है जिसके कारण हजारों हजार लोगों का वक्त खराब होता है और हजारों हजार लोग चाहते हुए भी हमारे प्रोग्राम्स में नहीं आते, क्योंकि हम लोग उनको बहुत बोर करते हैं।
कि और हम बोर क्यों करते, क्योंकि वो 5 आदमी को बुरा न लग जाए। ऑलराइट, थैंक यू। नए लोगों को बुलाइए, हमेशा फ्रेश ब्लड को बुलाइए। जो पुराने लोग हैं उनका खूब नाम लीजिए, गुणगान कर दीजिए पहले 5 मिनट कि साहब इनकी बड़ी कृपा है, बड़ा इनका सहयोग है, इसके कारण संस्था चल रही है, और आज ये आकर हमारे सामने बैठे हैं। हमारे नए वक्ताओं को इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनकी छत्र छाया पे ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, इनके जीवन का कल्याण होगा। ऐसे 5 मिनट उनका स्तुति गान करके उनको अच्छे से पूरा कड़प के कुर्ते के अंदर फैला दीजिए। नहीं, शायद वो बुरा नहीं भी माने, पर हम लोगों में कुछ जन है ना, अरे कोई नहीं मानता बाबा बुरा। अपने को अपनी वाइफ कितना कुछ बोलती है, बुरा मानते हैं क्या? कोई नहीं मानता, कोई बुरा नहीं मानता। आप फिर भी अपनी तरफ से ऐसे कर दीजिए ना कि अगर वो कितना भी कुछ कर ले वो बुरा मान ही नहीं सके, इतना ग्लैड कर दीजिए। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि किसी को आप कट कर दीजिए, किसी को आप इग्नोर कर दीजिए, किसी का अपमान करिए। नो 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 नो, हर व्यक्ति का एक समय होता है। सचिन इतना अच्छा खेलते थे, लेकिन एक दिन उनको बाहर बैठना पड़ा ना, नए लोगों के आने के लिए रास्ता देना पड़ा ना। ऐसे ही जिन लोगों ने बहुत किया है हमारे लिए, वो अगर आते हैं उनको बैठाइए सामने, खूब माला पहनाइए, 5 मिनट दीजिए उनको। 5 मिनट में इतना इत्र छिड़क दीजिए कि 1-1.5 महीने तक खुशबू आती रहे उनको। क्या जो तारीफ के शब्द होते हैं ना साहब, बड़ा मजा देते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं, एकदम चेहरे पे लाली ला देते हैं। तो वो करिए उनकी, पर बोलने मत दीजिए उनको, क्योंकि उनकी बातें बहुत पुरानी है, बहुत बोर करेंगे वो। बुलाइए नए लोगों से, फ्रेश लोगों से, एकदम जो कुछ नया बताएं और ऑडियंस को मजा आ जाए। थैंक यू। ज्योति जी भूरा। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। बोलिए। मैं भिलवाड़ा से हूँ, समता महिला मंडल की मंत्री हूँ मैं मतलब आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग, जैसे आपने बोला, आप अपने लेक्चर में, आप अपने भाषण में जो भी आप बोल रहे हैं उसमें पोलाइटली मतलब आप बोलिए और मतलब बहुत अच्छे से। तो लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसे बनती है कि हमको थोड़ा सा रूडली या स्ट्रिक्टली बोलना पड़ जाता है स्टेज के नीचे, मतलब दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते टाइम बोलना पड़ जाता है। तो हम मतलब उनको थोड़ा सा रूडली बोल देते हैं अगर कभी कभार, तो उनको लगता है कि स्टेज पे चढ़ के तो बहुत अच्छा बोल रही थी, बहुत पोलाइटली बोल रही थी, लेकिन यहाँ आके हमसे मतलब थोड़ा रूडली बोल रही है, इसको अपना वो पद का वो हो गया है या वो है, लेकिन हमको वो बोलना पड़ता है उस टाइम सिचुएशन को देख के। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, हम सब आखिर इंसान हैं, और जो हम स्टेज पर एज ए स्पीकर जो परफॉर्म करते हैं, वो जिंदगी में जब हमारा रियल सिचुएशन के साथ इनकाउंटर होता है तो हम उतने डेलिकेट, उतने सोफिस्टिकेटेड, उतने पोलाइट नहीं बने रह पाते। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूँ, यही हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा है, यही हमें जिंदगी भर अपने पर काम करना है। कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, आप आजमा के देख लीजिएगा। आपने रफ होके उसको हैंडल करने की कोशिश की, और एक बार उसी सिचुएशन को आपने पोलाइट होकर हैंडल करने की कोशिश की। ये मेरा दावा है कि हमेशा हमारे पोलाइट होके जिनसे जब हम हैंडल करते हैं तो वो ज्यादा असर करने की उसकी उम्मीद है। आप देखिए, जिनको हम रफली या बहुत फोर्सफुली हैंडल करते हैं उसमें भी तो 90% रिजल्ट नहीं आता, लोग नहीं मानते हमारी बात। अगर ऐसे लोग मानने लगते फोर्सफुली बात, तो फिर बात ही क्या थी, दुनिया बहुत बढ़िया चलती। ऐसे नहीं होता। सिचुएशन, कभी-कभी सिचुएशन बन जाती है, प्रैक्टिस करिए उसकी। वो जो सिचुएशन है वो हमारे जिंदगी के आखिरी दिन तक बनती रहेगी, इस पे कोई परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी अवेयरनेस से 10 बार होने वाली सिचुएशन में कम से कम 2 बार हम ऐसा बिहेव करेंगे कि जिस बिहेव पे हमको खुद को प्राउड होगा और सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। और जैसे ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला, लास्ट क्वेश्चन में भी कि है ना, हम लोग कई बारी हो जाता है, लेकिन वो जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये बहुत छोटी है अभी, और अभी से हमको मतलब थोड़ा सिखा रही है, जबकि हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है ये कि हम देखिए, उनको वो जो बड़े लोग हैं जो बुरा मानते हैं आपकी उम्र के कारण, वो हमेशा से होता रहा है जनरेशन में। वो उनके बुरा लगने की उम्र है अभी,
और जब लास्ट तक कसक रहती है, मतलब हाँ, काफी हम उनको नॉर्मल करने की कोशिश ना करते हैं। मत करिए, आप नहीं कर पाएंगी, कोई नहीं कर पाया। ये एक प्रोसेस है, एक उम्र होती है जब आपको चीजें बहुत खूबसूरत लगती है, एक उम्र होती है वही खूबसूरत चीजें आपको गड़ने लगती अच्छी नहीं लगती है। ये जिंदगी ऐसी है, इसी का नाम है। बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालिए। पूरा का पूरा बगीचा हम गुलाब के फूलों से नहीं भर सकते, और अगर हमने गुलाब लगाए हैं तो हमको कांटों से इनकाउंटर होना पड़ेगा। तो ये सब जो नेचर के रिफ्लेक्शन है, इसको पूरा ठीक करने का कोई चमत्कार करने की कोशिश मत करिए। नॉर्मल सी अपने ऊपर काम करिए, दूसरों पे काम मत करिए, अपने पर काम करिए कि हम 10 में से 2 सिचुएशन में क्या वैसे ही बने रह सकते हैं जैसे हम स्टेज पर थे। ये काम आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा, वर्क सेटिस्फेक्शन देगा, दैट्स इट। उनके बदलने का चुनाव हमेशा उनका अपना है। वो आपकी अच्छी बात से भी चाहेंगे नहीं, हम तो उनको नहीं बदलना चाहते हैं, जो भी बदलना नहीं चाहते हैं, बट राइट जो सही है उसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये ऐसे ही चलेगा, आपको सिर्फ अपने पे काम करना है लगातार। चलो, थैंक यू सर। यस, हमेशा पूरी जिंदगी हम में से सबको सिर्फ अपने पे काम करने पे ध्यान देना चाहिए। दूसरों पे काम जो हम करना चाहते हैं वो वैसे कभी नहीं होगा। आप अपने पे करते जाइए, उसके रिएक्शन से बहुत बार आपके सराउंडिंग के लोग बदलने लगते हैं। वो बदलेंगे, अपना उनका चुनाव है, वो नहीं बदलेंगे, उनका अपना चुनाव है। हम उससे हमेशा अप्रभावित होना हमको चाहिए। हाँ, लेकिन हमको कहते हैं कि सबको साथ में लेके चलना है आपको। प्लीज आपका क्वेश्चन जो है ना वो एक ही बार को घूम रहा है, आप उसका आंसर ठीक से सुन लीजिए। उसका आंसर ये है कि भगवान महावीर ने भी कहा कि जो मैंने सत्य ढूंढा है वो मेरा ढूंढा हुआ सत्य है। तुमको अपना सत्य खुद ढूंढना पड़ेगा। अपदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बन दीपक। दूसरे का प्रकाश तेरा प्रकाश नहीं हो सकता, दूसरे का सत्य तेरा सत्य नहीं हो सकता। तुझे अपने जीवन की साधना में खुद अपने लिए एफर्ट करना है, दैट्स ऑल। और ये समाज में ये सब घचम पेच हमेशा चलती रहेगी, तो कोई खास बात नहीं है, उससे आप प्रभावित रहिए, ये हमारा मैटर भी नहीं है। एज ए स्पीकर जर्नी में हम पूरे देश में विदेशों में बोलने जाते हैं। कितने लोग हैं, मैंने आपको बताया अगर आपने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे होते थे जिनको देख के लगता था कि ये बस इंतजार कर रहे हैं मैं नीचे उतरूं और ये मेरे को पकड़ ले, मेरी कॉलर। कई बार तो मैं वाकई में डर गया, लोग इतने गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा था वो सीधी कटाक्ष हो रही थी। मेरा इरादा कटाक्ष करने का नहीं था, लेकिन मैं ऐसे सब्जेक्ट पे बोल रहा था, शादी ब्याह और दिखावे पर, तो उस पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई कि जो आदमी बहुत दिखावा पसंद है उसको बहुत बुरी लग रही थी मेरी बातें। लेकिन इसके कारण उस भय से मैं बोलना थोड़ी बंद कर दूंगा। मैं बोला, उनको बुरा लगा, उन्होंने खूब भला बुरा कहा होगा, मुझे बहुत गुस्से से घूरा होगा, पर इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुझे ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, और वही हम सबकी जिम्मेदारी है, और उतना ही हमारे हाथ में है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। हम घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को खुश नहीं रख सकते, तो इतने बड़े समाज के लोग की क्या बात कर सकते। बिल्कुल, ठीक है सर, जय हिंद। प्रकाश जी बिना किया। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम साहब, बोलिए। मैं आसाम से बात कर रहा हूँ आपकी। आसाम में कहाँ से? सिलचर के पास में लखीमपुर। सिलचर के पास में। अच्छा, सिलचर के पास में। सिलचर आप वसन करती हैं? थोड़ा सा पास में ले लीजिए मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आपके, या अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका माइक्रोफोन। मैं लखीमपुर अंचल से बोल रहा हूँ, मैं वसन करते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। आप अपना ऐसे करिए, क्वेश्चन को आप है ना चैट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। यहाँ अमित पूछेंगे आपकी तरफ से, तब तक आप सिद्धार्थ को अनम्यूट कर दीजिए। सिद्धार्थ कुछ पूछना चाहते थे। सिद्धार्थ भंडारी, इंदौर से।
हाँ जी सिद्धार्थ बोलिए। Am I audible? Okay. It was indeed a privilege to actually be a part of this session. Actually, there is one suggestion that I need from your end. I would want to communicate this learning which we had in these 3 sessions to remaining Swadhyayis as well. Can you suggest me something that how can we take this forward so that it reaches major crowd than actually just me or just a few Swadhyayis attending this session? Yes, of course. ये अभी काजल जैन मुझे कल पूछ रही थी ये बात कि जो हमने 3 सेशन लिए उसको वो पूरा ड्राफ्टिंग उसकी करके और उसको आगे कम्युनिकेट कर सकती हैं क्या? तो बिल्कुल मैंने सहर्ष उसके लिए सहमति दी है। तो बहुत जल्दी वो उस पे पूरा एक ड्राफ्ट बना लेंगी जिसको वो शायद पब्लिश भी करेंगी या आप उनसे डायरेक्टली भी मंगा सकते हैं और उसको आप बिल्कुल अपने बाकी स्वाध्यायियों के लिए इसको करिए। बहुत पहले मैं ये करता था, स्वाध्यायी शिविर जहां जहां लगते थे वहां जाता था बोलने के लिए और उन लोगों को ट्रेनिंग देता था। तो वो काम आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि जो स्वाध्यायी हैं उसमें से ज्यादातर हमारे स्वाध्यायी लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही ओल्ड पैटर्न का है अभी भी। उसमें जो सामने ऑडियंस है उसमें से बहुत कम ऑडियंस के साथ ही वो रिलेवेंस बना सकते हैं, यूथ के साथ वो अपना कनेक्ट नहीं बना पाते। तो इसलिए उनको अपग्रेड करना, उनको ये बताना कि कैसे वो एक ब्रिज बना सकते हैं अपनी सारी टेक्स्ट की ओल्ड स्टोरी के साथ, फिलोसफिकल ट्रुथ के साथ, जैनिज्म के साथ, क्योंकि हर 10-15 साल में बातचीत की जो भाषा है वो नया आकार ले लेती है। अगर हम अभी भी वही किताबों में लिखी हुई बातों को अगर जस का तस बहुत अच्छा याद देख के और एग्जाम्स क्लियर करके अगर हम बोलेंगे तो वो कभी भी कम्युनिकेटिव नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और इस पर आप काम करिए बिकॉज यू आर टू यंग। तो आप अभी से शुरू करिए और आने वाले कई साल तक लगातार हर स्वाध्यायी को साल में 3-4 बार ट्रेनिंग दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे शिविरों में जाके ट्रेनिंग देने का पहले काम किया है, स्वाध्यायी शिविरों में। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं और कुछ समय दे सकते हैं, उनको खास तौर से स्वाध्यायियों के साथ काम करना चाहिए। इवन मैं बहुत सारे मरासब के साथ बैठकर भी उनको ये सारे नैरेटिव शेयरिंग करता हूँ कि आपका बोला हुआ इतना ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करता है कि हम जो बोलते हैं वो ऐसे होता है जैसे कि बंदूक की गोली है, उस बुलेट को मैं उठाऊं और किसी पर मारूं तो उसको चोट लग सकती है, लेकिन अगर उसी बुलेट को आप किसी रिवॉल्वर में डाल दें और चलाएं तो क्या होगा? तो जब महाराज साहब कोई बात बोलते हैं, स्वाध्यायी कोई बात बोलते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो अगर उनका नैरेटिव मॉडर्न लाइफस्टाइल को, मॉडर्न मेंटालिटी को, साइकोलॉजी को, इमोशनल जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ एक मैच, एक कनेक्ट बनाता है, तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो वो हम में से सबको मिलके करना चाहिए। ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि हम अपने महाराज साहब में आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप जब भी किसी महाराज साहब से मिले तो उनके पास बैठकर 15-20 मिनट जरूर उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड हों, जो प्रवचन करते हैं, उनके साथ आप बैठिए और उनको बताइए कि समाज में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, हमारे घर के अंदर, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशन में क्या चीजें बहुत बड़ी चैलेंज हो गई है, क्योंकि वो ना अखबार पढ़ते हैं, ना मीडिया देखते हैं, ना गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये जो दुनिया में इस वक्त हमारे घर घर में अंदर चल रहा है उसके बारे में वो अपडेट नहीं है। तो इसलिए वो जो स्टोरी सुना रहे हैं वो लाइफ अभी है नहीं अर्थ पे कहीं, और जो लाइफ आप लीड कर रहे हैं वो आपके स्टोरी के साथ कोई उसका रिलेवेंस नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इसको चैनलाइज करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने महाराज साहब लोगों को भी सारी इंफॉर्मेशन दें, बताएं, ताकि उनको पता लगे कि हम कैसी परिस्थितियों में इस जिंदगी को ले जा रहे हैं और उसको कैसे हम सही रास्ते पर ला सकते। इसमें हम सब, जैसे हम गोचरी बहराते हैं ना, तो वो हम उसको कहते हैं श्रावक का 6वां व्रत है। हम गोचरी के लिए तो बड़ा एफर्ट डालते हैं, ये भी एक तरह की गोचरी है जो आप अपने साधु साध्वी को बहरा सकते हो। ये उनके काम की चीज है। जो आपके पास बेस्ट नॉलेज है, वो बेस्ट नॉलेज आपकी अपनी फील्ड का
आप अपने महाराज लोगों को जरूर दीजिए ताकि वो भी अपडेट हो जाए। वो लोग भी जब प्रवचन करते हैं तो लोग उनको भगवान की हैसियत से सुनते हैं, तो उस प्रवचन में अगर ये कॉमन लाइफ के नए नैरेटिव उनके पास होंगे तो उनका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा। हो सकता है अनजाने में आपकी हेल्प के कारण सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, definitely. There is one more thing. During this session, I've realized one thing that I used to express less because शायद ये डर से कि शायद मैं अपने पॉइंट को सही तरीके से रख नहीं पाऊंगा या किसी को बुरा लग जाएगा। So probably the biggest learning which I've taken from this entire session is just to give myself a chance to actually express and learn from the mistakes I do. Yes, definitely. Everybody should do that because we have lot of mistake in our own character. But usually we cannot try or find the mistakes we are committed so frequently, so casually. We think it is a part of my nature. Correct. But one should always, every day examine himself. Correct. और यही सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को ठीक कर सकें। इसके अलावा किसी को हम ठीक कर सकते हैं, इससे बड़ा दुनिया में और कोई भ्रम नहीं। दूसरा आदमी तभी ठीक होगा जब वो चाहेगा, लेकिन हम अपने बारे में ये जरूर कर सकते हैं कि जब हम एफर्ट डालेंगे और हम ठीक होंगे, ये हमारे अपने कंट्रोल में। और अगला क्वेश्चन ले उसके पहले मैं देवी और सज्जनों बताऊं कि मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर शैलेश ठक्कर इस वक्त स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं। उनको एक बार अनम्यूट कर सकते हैं अमित? आपको कहां से लिंक मिली? हाँ सर, मुझे डागा जी से लिंक मिली है। कहां से? डागा जी ने मुझे लिंक शेयर की है। अच्छा ओके, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। जी बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज सुन के मतलब काफी चीजें सीखने को मिली। वैसे तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। ग्रेट। पर आज सबके तो साथ आप कब से? मैं तो आपको स्क्रीन पे अभी देख रहा हूँ। मैं आधा घंटा हो गया सर सुन रहा हूँ आपको। अरे वाह, वेरी गुड। सो नाइस ऑफ यू। ये हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और इन जैसे हमारे साथियों के कारण ही मैं बहुत आराम से पूरे इंडिया में घूमता हूँ और ये सारे दूसरे काम कर पाता हूँ, क्योंकि ये लोग 24 घंटा हमारी कंपनी को संभालते हैं। तो हम सब के लिए ऐसे हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, ये हमारी बिगेस्ट एसेट्स होते हैं लाइफ में। और ये हमारे सबसे करीब से करीब दोस्त होते हैं और सबसे करीब से करीब हमारे रिश्तेदार होते हैं। थैंक यू सो मच शैलेश। विमल जी छाजे। हाँ जी, विमल जी छाजेड़। जय जय साहब। जय जय साहब, बोलिए साहब। आपने बीच में कुछ जिक्र किया था कि आप बीकानेर के हैं, कुछ कहेंगे मारवाड़ी में कुछ बोलना, फिर आप भूल गए लगता है मेरे को। ठीक है सा, अगलो जी को प्रश्न उसी भी जवाब में मारवाड़ी में ही देऊंगा सा। कोई भी प्रश्न वहां पूछे। ठीक है, बस मैं वही आपको याद दिला कि शायद आप जो स्लिप आउट हो गए हैं, आपके साथ ध्यान से हट गए। याद दिला रहे हो साहब, आप मारवाड़ी में फरमाओ। ठीक है साहब, गलती होगी। अरे नहीं साहब, मैं भी बीकानेर हूँ तो बहुत अच्छा लगे, खुशी हुई बहुत अच्छी कि ठीक है आप भी बैठे रही हो और प्लस आप शायद भूल चुके आइडिया में, चलो मैं याद दिलाऊं, वरना फिर जो सेशन तो खत्म होने वाला है फिर छूट जासी। नहीं आप कह रहे हो तो अब बिल्कुल मैंने बीकानेर पाटा याद आ रहा है और अपन सब पाटे पर बैठे हंसा गया भाई मैं मतलब मजे की बातें हो रही और बट बैठ के आपस तय कर रहे हैं बीकानेर वाला जी का अपनी आदत है कि ट्रंप ने कहीं समझ में आई बनी रहा है और पुतिन कर दी है। नहीं सब बहुत अच्छा लगे, तीनों सेशन में आपका अटेंड किया हूँ, बहुत अच्छा लगे। बीकानेर में जो डिस्कशन है वो है कि ट्रंप रे इलेक्शन में बिना कई प्लानिंग करनी चाहिए जिकर कारण वो इलेक्शन जीत सके, क्योंकि बीकानेर यार आदत है लोकल लेवल पर कोई बात ही को नहीं करे। हिंदुस्तान का चुनाव सब छोटी मोटी बात को नहीं करे, छोटी मोटी बात को नहीं करे। कहीं उसी यूरोप यूनियन यो इंग्लैंड यो तो बिरो इकोनॉमी पर कई इफेक्ट आसी, कई बड़ी मैटर पर हमेशा बीकानेरी आदमी रेस्पॉन्ड करे। छोटा मोटा
ऐसा पर बात ही कौन करे करोना भरोना कट लागे बीकानेर वाला ने अबार कई बार बीकानेर आए कि भाई जी को आप चाय बनावा भी चाय में चाय पत्ती दूध नीम पत्ती अदरक तुलसी काली मिर्च जावफल जायत्री सब डाल दो, सब डाल के जब मैं भी ना उकाड़ा तो बाजी की चीज बने। बा करोना तो कहीं करोना री नेक्स्ट जनरेशन वाले करोना में भी कहीं कर सकते अब तो बीकानेरी है सारी बात ही अलग है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ऋषि जी बुच्चा। हाँ ऋषि। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र ऋषि बोलिए। मारो एक प्रश्न है कि आप स्टेज पर जब चला नहीं, अब आवाज आ रही है? थोड़ा और जोर से बोलो यार। मेरा एक प्रश्न है, अब आवाज आ रही? जब अपने स्टेज पे जब चलते हैं, जो स्पीकर बोलता है तो उसमें चलना चाहिए नहीं चाहिए, या एक जगह खड़े होके बोलना चाहिए? देखो जी, जब आप नए स्पीकर हो तो चलने में आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। जैसे जैसे पुराने होगे फिर आप चलना, नाचना, कूदना, स्टेज से नीचे उतर के ऑडियंस के बीच चले जाना, फिर घर की खेती हो जाती है जी थोड़े दिनों बाद सब कुछ। अभी आप मेरा एक लेटेस्ट वीडियो देखेंगे यूट्यूब में, जब जम्बू कुमार की कथा कर रहा था दिल्ली में, वहां पर 2000 लोग थे उस ऑडिटोरियम में, और अचानक एक सीन स्टोरी में आया कि वो अपने घर को छोड़कर निकल रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने भी स्टेज छोड़ दिया और सारे ऑडियंस के बीच में पीछे चला गया। तो ये एक धीरे धीरे यू अलाउ योरसेल्फ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप कोशिश करें तो ये आपका बातचीत करना बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि कोई वोकलिस्ट म्यूजिक क्रिएट करता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल वाला अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई रनर दौड़ता है ट्रैक पर, कोई स्ट्रेट ड्राइव ऐसे टच करता है बॉल को और बॉल सीधी बाउंड्री के बाहर जाती है। ये ऐसा ही आर्ट बन सकता है अगर आप उसको उस अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट करें तो। अदरवाइज हम बोलने को तो एकदम ही कैजुअल काम समझते हैं कि जब जो दिमाग में आया धड़ 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 धड़, दैट्स ऑल। बट जब आप इसको एज ए आर्ट लेते हैं, देखिए पेंटिंग में एक पेंटर भी होता है बेचारा जो आके आपके घर की दीवार को पेंट करता है, पर वो उसको आर्ट की तरह नहीं लेता, वो उसको एक काम की तरह लेता है, तो वो बस दीवारें ही पेंट करता रहता है। लेकिन वही रंग और उसी ब्रश से कोई आदमी एक संगीत रच देता है दीवार पर, जो उसके खत्म होने के बाद भी कायम रहता है। कितने दुनिया के बड़े बड़े पेंटर हैं जिनको गए 200-500 साल हो गए लेकिन उनकी पेंटिंग अभी तक जिंदा है। कितने ऐसे म्यूजिशियन हैं जो चले गए लेकिन उनका म्यूजिक अभी तक जिंदा है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन और बातचीत को भी जब आप एज ए आर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर म्यूजिक बन जाता है। फिर वो एक बार जब म्यूजिक बन गई तो फिर आप खड़े रहिए, स्टेज पर नाचिए, जनता आपके साथ है, लेकिन उसको म्यूजिक बनने दीजिए। पहले शुरुआत मत करिए, वो एफर्टलेस होना चाहिए, आपके भीतर से आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ऋषि, तुम्हारी जो प्रोफाइल फोटो है उसमें तुम बड़े स्मार्ट दिखते हो, अभी क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, दौड़ो भागो यार, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से ही हुआ है। हाँ, नहीं ये ठीक नहीं है। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर में तो तुम इतने हैंडसम लग रहे हो यार। डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, ओके? ठीक है, ओके भैया। ऑल राइट, ऑल राइट। और कोई क्वेश्चन नहीं है लगता है। संजय सेठिया साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके अमित, संजय सेठिया साहब। बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि आपको सुन रहे हैं, और जितना इस प्लेटफॉर्म से जूम से हम कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग यूट्यूब पर आपको देख रहे हैं, फेसबुक पर, सॉरी। तो क्या है कि आप मतलब कि इतना जैसे देख रहे हैं, बहुत जन देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि इतनी अच्छी तरह से आपने बताया कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, आंसर द प्रॉब्लम। और जैसे आपने बताया कि भाई टेलीपैथी से, जैसे कि कोई आर्टरी में ब्लॉकेड है और आप जैसे स्काई को देख रहे हैं, तो स्काई को देखते हुए उसी तरह से इमेजिनेशन करेंगे तो वो क्या है कि ब्लॉकेड भी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से
आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम है और जो जिस तरह से जितनी इजी से आप बात कर रहे हैं, इतनी इजीनेस हम लोगों को लग रही है कि ये बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू संजय जी। एक चीज और आपसे पूछनी थी। अब जैसे हाँ, जरूर, जैसे क्या है कि अगल बगल में कोई बैठा हुआ है और वो बातें कर रहा है ना, और हम आपको ज्यादा ध्यान से सुनना चाहते हैं और हम आंख बंद करके आपको डाइवर्ट कर, मतलब अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, तो और सामने वाला आप देखता है कि यार ये आंख बंद क्यों करके रखा है, आखिर बात क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। जरूर हमारी भाभी जी ये सोच रही हैं घर में। नहीं, भाभी जी ने, उसके अलावा दूसरी भी बात है, ऐसी बात नहीं है। कल यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, दूसरी बात है मतलब दूसरी क्या बात है भाई? नहीं अभी तो भाभी जी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो बात तो अलग है, भाभी जी तो है ही, लेकिन उसके क्या है, जैसे देखिए, जैसे कोई ऑडिटोरियम में, जैसे कोई ऑडिटोरियम, नहीं, जैसे ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं और अगल बगल आपस में बातचीत किए जा रहे हैं और हम आपके बातों को ठीक से सुन ही नहीं पा रहे। ओके, हमको क्या है कि आंख बंद करके अपना कान केवल आपके ऊपर लगाना पड़ता है। उस चीज के लिए पूछ रहे कि उसको हम कैसे, क्या मतलब अब सामने देख रहा है कि भाई वो क्या है। पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने ऐसे ही बातों में ऐसा भी ये आप जो बोले हैं वो भी ऐसा भी है, जैसे कि अभी इतने देर तक मेरा लड़का यहाँ पर बैठा था और वो अपना कुछ बात पढ़ रहा था, तो हमको प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम बोले कि यार तुम उधर चले जाओ एक बार। हाँ, नहीं, जो मैंने आपके साथ एक लाइटर मोमेंट शेयर किया, मैं चाहता था कि काफी देर हो गई है, सब लोग हंस लें, क्योंकि देखिए जो आपकी प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम है ना, सबके साथ ऐसे ही होता है। नहीं, हालांकि वो दूर से मुझे देख रही है। दूर से देख रही है? हेलो, रूम के दूसरे कॉर्नर से मुझे देख रही है बातचीत करते हुए। हाँ, नजर आप पे, आप ध्यान रखना। नजर मेरे ऊपर ही है। ऑल राइट। तो संजय बाबू, ये बात जो आपने पूछी ना, उसका राइट आंसर ये है कि जैसे हम ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ये आपने बहुत सही बात कही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस चीज को बहुत सीरियसली सुनना चाहते हैं, आपके लिए एक वर्ड का मिसिंग भी डिस्कनेक्ट है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बाजू वाले से पूछ रहा है कि तू आया था तो जाम मिला था क्या रास्ता में, ये साला कलकत्ता का ट्रैफिक का क्या होगा रे, ये कब सुधरेगा, मैं तो उस रास्ते से आया था। तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो उसका एक ही तरीका है सर, आप वो जगह छोड़ दीजिए अगर हॉल में कोई दूसरी जगह है तो, और उसको भी ये मत बताइएगा कि आप उसके कारण छोड़ रहे हैं, वरना दोस्ती से पहले वो बैर पालेगा। आप ऐसे ही उसको मुस्कुरा के बोलिए कि यार मेरे को थोड़ा सा, या आजकल तो सबसे अच्छा बहाना है जगह बदलने का, अचानक से अपना फोन निकालिए और ऐसे ऐसे देखिए जैसे पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट फोन आया, और फिर फट से निकल जाइए और जाके दूसरी जगह बैठ जाइए, क्योंकि वो आदमी तो चुप होने वाला नहीं है, ये उसका अपना सिलेक्शन है। अब ऐसे ही घर में भी होता है। तो अगर घर में हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं तो सबसे बढ़िया बाउंसर का सामना करने से अच्छा है लोकेशन बदल दो। मैं तो यही करता हूँ। उसमें भी तो जवाब देना कि किसका फोन था, उसमें भी तो जवाब देना पड़ता है कि किसका फोन था। हाँ, तो आप बताइए। कैसे बोले? नहीं तो आप झूठ भी मत बोलिएगा, आप बोलिएगा पता नहीं अननोन फोन है, आजकल बैंक वाले, इंश्योरेंस वाले कितना फोन करते हैं यार, रियली आई फेड अप। खत्म। ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा जिंदगी जीने के लिए कुछ कुछ करते ही रहना पड़ता है। बहुत एकदम। जैसे मैं एज ए स्पीकर कहीं जाता हूँ और मेरे पहले वाला या मेरे बाद वाला स्पीकर बहुत बोर कर रहा होता है और मुझे उसके बाद बोलना होता है, तो मैं सोच नहीं पाता हूँ कि आदमी, तो मेरा अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो रुकने लगता है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मोबाइल निकालता हूँ अपना और ऐसे बड़े ध्यान से देखता हूँ जैसे कितना इंपॉर्टेंट फोन आ गया, और हॉल के बाहर जाके टहलता रहता हूँ ताकि मैं अपने साथ रह सकूं। ऐसे ही सब करना पड़ता है साहब, इट्स अ लाइफ। ऑल राइट, मैं सोच रहा हूँ हमने काफी आनंद के साथ आज कपिल तुमने कुछ नहीं पूछा है। राजेश जी आप पूछेंगे कुछ। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। हाँ, जय जिनेंद्र राजेश जी, बोलिए डागा साहब। आपने जो ये 3 दिन की क्लास कम्युनिकेशन के बारे में जो बताई है, जो मेरे समझ में आ रहा है कि आपने इतने बड़े संस्कार दिए हैं जो पूरी लाइफ में सबके काम में आने वाले हैं। जो इसको मैं गुरुदेव की एक
छोटी से भजन की लाइन है, उससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो मुझे बार बार आपका ये सुन के मुझे अच्छा लगता। मधुर व्यवहार हो अपना, मधुरता हो वचन में, टूटे ना दिल किसी का, बसे हो प्रेम मन में, क्षमा का पाठ पढ़ा है, क्षमा का पाठ पढ़ा है, अभी सहना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने इतना सुंदर ये लाइन जोड़कर एक हमारी पूरी चर्चा के को एक नया डायमेंशन दिया है। ऐसे ही हम सबको होना चाहिए, एकदम लाइव, और जब जिस चीज का दिल करे और अगर मौका हो और नजाकत हो तो उसको जिंदगी की तश्तरी में पेश करना चाहिए। सो अमित, और कोई प्रश्न या सबको इस कपिल, यस कपिल आप अनम्यूट हैं प्लीज। ऐसे मैं पूछना नहीं चाहता था, बट आपने मतलब बोला तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कम्युनिकेशन का पार्ट ही है, कम्युनिकेशन बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि थॉट्स क्लैश करते हैं, हाउ टू डू एंड गेट रिड ऑफ दोज क्लैशेस। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अपनी बात भी रख लें और क्लैश भी नहीं हो? कपिल, इस पर है ना अभी पूरे सेमिनार हो रहे हैं, कनेक्ट बिटवीन जनरेशंस। मैंने भी अभी 2-3 बहुत बड़े फोरम पे इस पे सेमिनार किया, उसका नैरेटिव था डू बिजनेस विथ नेक्स्ट जनरेशन। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपकी जनरेशन के जो लोग हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से हर वो काम अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर किया हुआ है जो आपकी पहले जनरेशन ने 5-10 किलोमीटर दूर जाकर लाइन लगाकर किया हुआ है। तो आप अब कोई बात को कहते हैं अच्छा ये तो मैं भी कर देता हूं, तो सामने वाले को लगता है कि क्या कमाल कर रहा है यार, अभी कर देता हूं, और ये सोफे में धंसा हुआ है अभी तक, ये बात ही किए जा रहा है, उस काम को कर नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने उस काम के लिए बहुत लंबा पेन और बहुत लंबी सफरिंग की हुई है और उनको इस चीज का एक्सपोजर नहीं है कि बंबई में आपको रुकने की जो आपकी अरेंजमेंट है, आप उस गली का वो कमरा नंबर, गली का वो कमरा और कमरे के अंदर का इंटीरियर तक यहीं बैठे देख सकते हैं। न सिर्फ वो देख सकते हैं बल्कि आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपसे पहले जो लोग रुके थे उनका एक्सपीरियंस वहां कैसा था। लेकिन आपके पहले जनरेशन वाले ने ये करने के लिए बंबई में अपने रिलेटिव को या दोस्त को फोन किया होगा कि मेरे को कालबा देने में मैंने काम है, बट किसी ठीक ठाक रैसी जट में रुक सकूं। तो ये देखिए दुनिया में इतना बड़ा चेंज आ गया है पिछले 20 इयर्स में, जो चेंज दुनिया में पिछले 5000 साल में नहीं आया, वो रेस दुनिया ने सिर्फ 25 इयर्स पे क्रॉस कर डाली। इसलिए ये जो दो जनरेशन इस वक्त जो ट्रेवल कर रही है, जिनकी उम्र 70-80 साल है और जिन लोगों की उम्र 30-35 साल है, इनके बीच में दरअसल एक जनरेशन का गैप नहीं है, उनके बीच में बहुत सारी जनरेशन का गैप है। समय थोड़ा ज्यादा तेज ट्रेवल कर गया, शायद उसी की स्पीड रोकने के लिए यूनिवर्स ने ये कोरोना ऑन किया है। तो बहुत ज्यादा ही तेज चल रहे थे, अगर इसी स्पीड से हम चलते रहते और कोई हमको रोकता नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम मंगल पे और चांद पे सब पे कब्जा कर लेते, जो हमारा इंटेंशन जिस तरह से ह्यूमैनिटीज दौड़ रही थी। तो शायद इसी को कुदरत बैलेंस कर रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने, मेरे सामने, मेरे पिताजी से बात करने के लिए और मेरे बेटे से बात करने के लिए। तो ये चैलेंज को हमको हमेशा समझना पड़ेगा। अगर हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो तमाम टेक्नोलॉजी है उससे वो फ्रेंडली नहीं है, और अपने से छोटों से बात कर रहे हैं तो कपिल हमेशा याद रखिएगा वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आप शादीशुदा हैं? जी। तो जो भी आपका बच्चा कितना बड़ा होगा? वो 6 इयर्स की है। हाँ, 6 इयर्स की अगर वो है तो 1-2 साल के बाद वो आपसे ज्यादा जानेगी हर चीज।
क्योंकि उसने जहां से मोबाइल को समझना शुरू किया है और इंटरनेट को सर्फिंग करना शुरू किया है, उस वक्त उसके ब्रेन के ज्यादातर सेल्स ओपन हो रहे होंगे। उसने उसी समय उन सब चीजों को कंसीव कर लिया है। तो इसलिए उसका जो कनेक्ट होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया को समझने का, वो आपसे बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो आपको उनसे बात करते समय उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फादर दादाजी से बात करते समय उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये कनेक्ट बन सकता है। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन था आपका। मोहित जी बोत्रा। मोहित जी बोत्रा। हेलो सर। हाय सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है, पहला क्वेश्चन ये है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात करने जाते हैं, कुछ होता है तो एक मन में एक फ्राइटन सा होता है या कुछ होता है जो बात करने से झिझकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा है, बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग ग्रुप में बात तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है, तो पिच हाई करने का कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो बात रख नहीं पाते। तो सर, इसको किस तरह से इस इश्यूज को टैकल किया जाए? हाँ मोहित, वैसे ये हमारे थोड़ा सब्जेक्ट के बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं इसको एड्रेस करूंगा क्योंकि आज हमारी विदाई की बेला है। तो मैं थोड़े से आउट ऑफ द कोर्स भी क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात, आपने कहा कि आप इंट्रोवर्ट हैं, तो वो आपके नेचर की खूबसूरती है। इसको आप कभी भी ऐसे मत लीजिए कि इसलिए हमको एक्सप्रेस करने में कोई चीज को दिक्कत आती है। इंट्रोवर्ट होना भी बहुत अच्छी बात है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति जब बातचीत करता है ग्रुप्स में, तो चूंकि वो कम बोलता है, इसलिए जब वो बोलता है तो साइकोलॉजिकली उसको ये उम्मीद होती है कि लोग उसको सुने, क्योंकि ज्यादातर वक्त वो लोगों को सुनता है इंट्रोवर्ट होने के कारण, इंटरफेयर नहीं करता लोगों में। तो तब उसको लगता है कि वो उसको सुने, और उस समय अगर लोग नहीं सुनते तो उसको एक सेंस ऑफ अनकंफर्टेबलनेस जैसा आता है। तो अब उसका तरीका तो यही है, देखिए ये दुनिया इस वक्त ऐसी डिजाइन हो गई है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोलाहल है, शोर है, और हम में से सब लोग ओवर एक्सप्रेसिव हो गए। जिसको कविता का क नहीं मालूम, वो आदमी फेसबुक पे कविता लिख रहा है। जिसको कविता का ता नहीं मालूम, वो उस कविता की समीक्षा कर रहा है। तो ये भीड़ बहुत भयंकर हो गई है और आवाजें बहुत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा आपके सामने सिचुएशंस आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ग्रुप में अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप रहने दीजिए, कट कर जाइए, क्योंकि ज्यादा और जितना आप एफर्ट डालेंगे, और लोगों का तो अपना नेचर है, वो उसको नहीं सुनेंगे, तो आपको अननेसेसरी एक डिस्कम्फर्ट आएगा। तो उसके बजाय आप तो पहले से ही बता चुके आप इंट्रोवर्ट हैं, और उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं होती। क्योंकि आफ्टर ऑल हम जितनी भी बाहर रेस लगा लें, आखिरी में हमारा इंटेंटिव क्या होता है कि एक दिन मैं बहुत आनंद के साथ आंख बंद करके शांति से बैठूं। सारी दौड़ का सारा आखिरी परिणाम यही निकलना चाहता है। तो वो आपके पास पहले से है, सो एंजॉय इट। थैंक यू सर। त्रिशला जी बंसाल। जय जिनेंद्र अगेन। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन कपिल भैया ने उठाया था कि ये जनरेशन गैप को कैसे अपन इजी तरीके से स्मूदन कर सके। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। व्हाट आई डू इज, मेरे सामने भी 2 जनरेशन है, एक मेरे इन-लॉज की जनरेशन या मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, और एक मेरे बच्चों की जनरेशन। कहने को कोई भी जनरेशन के साथ अपन डील कर रहे हैं, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। अगर आप उस जगह में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते, या अगर आप अपने पिता की जगह में होते एज अ फादर तो आप अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते, या अगर मैं बच्ची हूँ और मेरी माँ है या बाप मेरे को ऐसे इस तरीके से बिहेव करता है तो मेरा रिएक्शन क्या होता। सो व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू देयर शूज, इट इज सो इजी, आप समझ जाओगे कि दे आर नॉट रॉन्ग। सो इन दैट वे फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग ये था कि जब इंट्रोवर्ट का बात आया तो एक चीज ये भी बोलूंगी कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो भले एक जगह एक्सप्रेस नहीं करते, बट उनका एक्सप्रेस करने की दूसरी फील्ड्स बहुत सारी होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी डॉटर ज्यादा नहीं बोलती है लोगों के सामने, बट व्हेन शी इज ऑन द स्टेज उसको डांस करना बहुत पसंद है। जैसे वो जब क्लासिकल एक्सप्रेस करती है, उसके जितना एक्सप्रेसिव फेस नहीं होता है हम लोगों में से किसी का भी, तो उनका एक्सप्रेस करने का मोड्स अलग अलग है। अगर आप बोल के नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आपका एक्सप्रेस करने का दूसरे तरीके हैं जो आप उसको आइडेंटिफाई करिए। इट्स ईजियर। Yes, very nice, very good sharing. Thank you. So I think that's all, Amit bhai. सर जय जिनेंद्र, मैं कुछ आपके 2 दिन का कंक्लूजन और आज का मिला के कुछ बोलना चाहता हूँ। Sure, you're welcome. Please. श्री महेंद्र जी मुकीम ने इन 3 दिनों